प्रिय मतदान कर्मी, आपकी चुनावी ड्यूटी लगी हुई है 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम लोग चैलेंज वोट के बारे में पूरे डिटेल से समझते हैं कि चैलेंज वोट क्या होता है, चैलेंज वोट किन परिस्थिति में दी जाती है, उसकी क्या प्रोसेस होने वाला है। तो वीडियो शुरू करते हैं, आप अंत तक बने रहिएगा। देखिए, बात करते हैं चैलेंज वोट का। चैलेंज वोट होता क्या है? जब किसी मतदाता पर उपस्थित किसी एजेंट द्वारा यह आपत्ति की जाती है कि यह वह मतदाता नहीं है जिसका नाम मतदाता सूची में है, तो इस पर चैलेंज वोट की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यानी कोई मतदाता वोट करने के लिए आता है और उस मतदाता पर पोलिंग एजेंट के द्वारा आपत्ति दर्ज की जाती है कि ये जो मतदाता है वो मतदाता नहीं है जिसका कि नाम इस मतदाता सूची में है। इस परिस्थिति में अगर चैलेंज वोट की प्रक्रिया अपनाई जाती, यही होता है चैलेंज वोट। और उस मतदाता को प्रथम मतदान अधिकारी बिना प्रतीक्षा किए तुरंत ऐसे मतदाता को पीठासीन अधिकारी के पास भेज दे और दूसरे मतदाता के लिए कार्यवाही सुनिश्चित करें, जिससे कि वोटिंग प्रक्रिया प्रभावित न हो। अगर ऐसा होता है तो उस मतदाता को तुरंत बिना विलंब किए पीठासीन अधिकारी के पास भेज दें और इधर जो चुनाव की प्रक्रिया है वो शुरू रखें, ताकि विलंब न हो और वोटिंग प्रक्रिया प्रभावित न हो। अब जब वो मतदाता पीठासीन अधिकारी के पास जाता है तो पीठासीन अधिकारी चुनौतीकर्ता को 2 रुपये का नगद जमा करने हेतु कहे। यदि वह 2 रुपया नगद जमा करता है तो चुनौती स्वीकार करे, अन्यथा चुनौती स्वीकार न किया जाए। यानी कि अब वो मतदाता पीठासीन अधिकारी के पास गया तो जिसने कि आपत्ति दर्ज किया था, जो पोलिंग एजेंट आपत्ति दर्ज किया था, उस पोलिंग एजेंट को कहा जाता है कि 2 रुपये का आप 2 रुपये जमा करके आप रसीद कटवाइए। और उसके बाद अगर वो पोलिंग एजेंट 2 रुपये जमा करके रसीद कटवाता है, तब आगे क्या प्रोसेस होता है देखते हैं। 2 रुपये जमा करने के बाद चुनौतीकर्ता को उपबंध 8 में निर्धारित प्रारूप पर धनराशि प्राप्ति की रसीद दे दिया जाए। यानी कि अगर 2 रुपये जमा करता है तो 2 रुपये जमा करने का जो चुनौती करता है, उस यानी पोलिंग एजेंट है जिन्होंने की आपत्ति दर्ज की थी, उस पोलिंग एजेंट को उपबंध 8 में निर्धारित प्रारूप को फिल करके धनराशि के जो जमा किया उसका रसीद दे दिया जाता है। जिस मतदाता के बारे में चुनौती दी गई है उसको पीठासीन अधिकारी बता दें। यदि वह वास्तविक मतदाता नहीं होगा तो उसके विरुद्ध माननीय आयोग की सुसंगत धाराओं में कार्यवाही की जाएगी और जुर्माना, जेल अथवा दोनों हो सकता है। और जो मतदाता के बारे में चुनौती की गई है उस मतदाता को एक बार फिर से पीठासीन अधिकारी खुद से बताता है कि अगर आप सही नहीं हुए तब आपके विरुद्ध माननीय आयोग के सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी और आपके साथ हो सकता है कि जेल भी, और जेल के साथ साथ में जुर्माना दोनों हो सकता है। उसके बाद निर्वाचन नामावली में सुसंगत प्रविष्टि को पढ़कर मतदाता को सुनाएगा और उससे पूछेगा कि क्या वह वही व्यक्ति है जो पढ़कर सुनाया गया है। निर्वाचन नामावली में अंकित है, यानी निर्वाचक नामावली में अंकित जो नाम है, जो सीरियल नंबर है, जो फादर्स नेम है, और ये सारा चीज़ अगर एक बार उनको फिर से सुनाया जाता है, इसके बावजूद भी वो मतदाता बोलता है कि नहीं, हम वही व्यक्ति हैं जो कि इसमें नाम है। उसके बाद आगे देखिए क्या होता है, संक्षिप्त जांच की जाती है। और ये जांच की प्रक्रिया जो है संक्षिप्त जांच की जाती है। चुनौतीकर्ता मतदाता के बारे में साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करे। जो चुनौती किया है चुनौतीकर्ता, वो जो है उस मतदाता के बारे में साक्ष्य यानी सबूत प्रस्तुत करे। यदि चुनौतीकर्ता प्रथम दृष्टया या साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो चुनौती को नहीं माना जाए और मतदाता को मत करने की अनुमति प्रदान करें। जो चुनौती किया है, 2 रुपये का रसीद कटवाया, जिसने आपत्ति दर्ज की थी, उनको एक बार मौका दिया जाता है कि आप साक्ष्य प्रस्तुत कीजिए, यानी सबूत प्रस्तुत कीजिए। और यदि आप साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उस परिस्थिति में मतदाता को चुनौती को नहीं माना जाएगा और मतदाता को मत देने की अनुमति प्रदान कर दी जाती है। यदि चुनौतीकर्ता प्रथम दृष्टया यह सिद्ध कर देता है कि वह व्यक्ति प्रश्नगत मतदाता नहीं है तो प्रश्नगत मतदाता को चुनौती के खंडन के लिए साक्ष्य यानी सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दें। और इस तरह से जो मतदाता होते हैं उनको भी एक बार साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है। यदि प्रश्नगत मतदाता सिद्ध कर देता है कि वह वही वास्तविक मतदाता है
और पीठासीन अधिकारी संतुष्ट हो जाता है तो उसे मत देने की अनुमति दें। और उस तरह से मतदाता अगर सिद्ध कर दे कि हम वही व्यक्ति हैं जो मतदान करने के लिए आए हैं, वास्तविक मतदाता हैं, तो इस परिस्थिति में पीठासीन अधिकारी अगर संतुष्ट हो जाते हैं तब उसे मत देने की अनुमति दे दी जाती है। चुनौती सिद्ध होने पर 2 रुपया की रसीद जो काटी गई है उस रसीद के प्रतिपर्न पर हस्ताक्षर लेकर 2 रुपये का चुनौतीकर्ता को वापस कर दें तथा उक्त व्यक्ति को इसके बारे में चुनौती की गई है के बारे में निर्धारित प्रारूप पर सूचना भर करके मौके पर उपस्थित पुलिस बल को सौंप दे। अगर सपोज दैट मान लीजिए कि जिन्होंने चुनौती किया है, चुनौती आपत्ति दर्ज किए जाए और उस आपत्ति दर्ज में किए गए कंप्लेन एक तरह से सही हो जाए, तब इस परिस्थिति में उन्होंने जो आपत्तिकर्ता ने यानी पोलिंग एजेंट ने 2 रुपये का जो रसीद कटवाया है वो रसीद प्रतिपर्न के रूप में उनको वापस कर दी जाए 2 रुपया की राशि, और जो पोलिंग एजेंट है उनसे हस्ताक्षर ले लिया जाए। और उसके बाद जो है जो मतदाता आए थे मत करने के लिए उनको पुलिस के हवाले कर दिया जाए। यहाँ पर दिया है पुलिस बल को सौंप दें। यदि चुनौती सिद्ध नहीं होती है तो चुनौती फीस 2 रुपया सरकार के पक्ष में जब्त करके चुनौती मतों की सूची प्रारूप 14 के स्तंभ 10 पर जमाकर्ता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लेने के बजाय शब्द जब्त लिख दिया जाए। यदि सपोज दैट जो आपत्ति दर्ज की थी और उसकी आपत्ति गलत साबित होती है तब उस चुनौतीकर्ता के 2 रुपया का जो रसीद कटवाया गया था, 2 रुपये जमा किया गया था, सरकार के पक्ष में जब्त हो जाती है। मतों की सूची प्रारूप 14 के स्तंभ 10 पर जमाकर्ता का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लेने के बजाय, जरूरी नहीं है कि हस्ताक्षर उनको कराना है या अंगूठे का निशान लेना, उनके स्थान पर जब्त लिख दिया जाए तो हमारा काम बन जाएगा। देखिए ये है प्रारूप 14 अभ्याक्षेपित, जिसको बोलते हैं चैलेंज वन यानी आपत्तिकृत मतों की सूची का प्रारूप। तो इस तरह से इसको भी हम लोगों को फिल करना होता है अपने मतदान केंद्र पर। इसको अगर फिल करेंगे तो इसमें क्या क्या आएगा, देखिए विधानसभा के निर्वाचन में मतदान केंद्र का संख्या और नाम। यहाँ विधानसभा है तो इस जगह पे लोकसभा रहता है। लोकसभा के निर्वाचन में मतदान केंद्र का संख्या और नाम, तो जिस मतदान केंद्र पर आप मत करवाने के लिए गए यानी बूथ पर मतदान करवाने के लिए गए हैं, यहाँ पर नाम लिखिएगा। जैसे मान लीजिए सपोज दैट 49 मध्य विद्यालय किशनपुर, उसके बाद कमरा नंबर 1 है तो कमरा नंबर 1 दक्षिणी भाग जो भी है पूरा फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रविष्टि का क्रम संख्या 1, और उसके बाद निर्वाचक का नाम, निर्वाचक जो मतदान के लिए आए उनका नाम, नामावली की भाग संख्या किस भाग में है तो वो भाग 1, 2 जो भी होगा इसमें लिखेंगे। उसके बाद उस भाग में निर्वाचक के नाम का क्रम संख्या, फिर उस भाग में निर्वाचक का जो क्रम संख्या का उसको यहाँ पर फिल करना है। जिस व्यक्ति के खिलाफ अभ्याक्षेप किया गया उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान, यानी जिस व्यक्ति के खिलाफ आपत्ति दर्ज की गई है उनका नाम या अंगूठे का निशान भी ले सकते हैं। जिस व्यक्ति के खिलाफ अभ्याक्षेप किया गया उस व्यक्ति का पता फिर लिखेंगे। यदि कोई पहचानने वाला है तो उसका नाम, अगर उस व्यक्ति को कोई पहचानने वाला है तो उसका यहाँ पर नाम लिखेंगे। अभ्याक्षेपकर्ता का नाम, जो आपत्ति दर्ज किया है उनका नाम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। पीठासीन अधिकारी का आदेश क्या होता है पीठासीन अधिकारी का, वो आदेश यहाँ पर लिखेंगे। निक्षेप का प्रतिदाय प्राप्त करने पर अभ्याक्षेपकर्ता का हस्ताक्षर, उसके बाद अभ्याक्षेपकर्ता का यहाँ पर हस्ताक्षर होगा। उसके बाद इस तरह से पीठासीन अधिकारी का यहाँ पर हस्ताक्षर होने के बाद यहाँ पर मुहर लगाया जाएगा। ये मुहर जो होता है ऊपर में विधानसभा का क्रम संख्या होता है, क्रमांक, जैसे मान लीजिए है क्रमांक विधानसभा ये 28 और जो नीचे है 49, इस तरह से विधानसभा और नीचे होता है उस मतदान केंद्र का क्रमांक। तो इस तरह से हम लोगों ने बड़ी आसानी से समझ सके कि चैलेंज वोट यानी अभ्याक्षेपित वोट क्या होता है। इस तरह का अगर आपके भी बूथ पे अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है, मतदाता आते हैं, तो आप बड़ी आसानी से इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के छोटी सी वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ जुड़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।